हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो हम कर रहे थे टॉपिक मनी। तो आज का टॉपिक है मनी सप्लाई एंड मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होती है? देखिए, किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में लोगों के पास जो स्टॉक ऑफ मनी है, जो पैसा है ट्रांजैक्शन के लिए, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इट रिफर्स टू द टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में किसी भी कंट्री में लोगों के पास जो स्टॉक ऑफ मनी है, जो स्टॉक ऑफ मनी है या पैसा है जिसको कि वो ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। तो अच्छा, मनी सप्लाई की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो उसमें क्या देखने को मिलता है? स्टॉक। इसका क्या मतलब है कि मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो किसी भी चीज को अगर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर डे अगर हमने मेजर किया कि इस टाइम मनी सप्लाई कितनी है, तो वो एक स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मेजर करते हैं तो वो स्टॉक कॉन्सेप्ट होता है, और ओवर द ईयर, ओवर द पीरियड जब मेजर करते हैं तो वो होता है फ्लो कॉन्सेप्ट। तो मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो मनी सप्लाई में जब हम बात करते हैं कि पब्लिक के पास जो स्टॉक ऑफ मनी है तो वो होता है मनी सप्लाई। तो पब्लिक में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? पब्लिक में हम इंक्लूड करते हैं हाउस होल्ड, फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि किसी भी कंट्री में एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में हाउस होल्ड यानी घरों के पास, या फर्म्स, कंपनीज जो हैं, या इंस्टीट्यूशंस जो हैं, उनके पास जितना पैसा है ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए, वो क्या है? वो है मनी सप्लाई, राइट। और मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो मनी सप्लाई में किसका पैसा इंक्लूड नहीं होता है? तो इट डज नॉट इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, यानी गवर्नमेंट की ट्रेजरी में जो पैसा है, वो हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं। दूसरा क्या है? स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द बैंकिंग सिस्टम। बैंक में जो पैसा है, या फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक में जो रिजर्व है पैसा ना, उसको हम मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते। रीजन क्या है? बिकॉज गवर्नमेंट एंड बैंकिंग सिस्टम आर द क्रिएटर और द सप्लायर ऑफ मनी। गवर्नमेंट की अगर हम बात करें या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो ये सब क्या है, और कमर्शियल बैंक की अगर हम बात करें तो ये सब क्या है? सप्लायर ऑफ मनी है। ये मनी को सप्लाई करते हैं, मनी के क्रिएटर हैं इकोनॉमी में। तो हमें मनी सप्लाई में कौन सा मनी इंक्लूड करना है? जो लोग मनी डिमांड कर रहे हैं, पब्लिक मनी को डिमांड करती है, तो उनके पास जो पैसा है उसी को सिर्फ हम मनी सप्लाई में इंक्लूड करेंगे, राइट। तो ये तो हो गई बात मनी सप्लाई की। तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स यूज किए गए हैं। हमारे इकोनॉमी में 4 मेजर्स हैं, 4 एग्रीगेट्स हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। तो वो एग्रीगेट्स क्या हैं, बात करते हैं उन एग्रीगेट्स के बारे में। तो देर आर 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, और वी कैन से 4 एग्रीगेट्स ऑफ मनी सप्लाई। वो क्या है? M1, M2, M3, M4। M1, M2, M3, M4 4 मेजर्स है मनी सप्लाई के, जिसके थ्रू आरबीआई इकोनॉमी में मनी सप्लाई को मेजर करता है। तो ये अलग अलग मेजर्स मनी सप्लाई के क्यों यूज किए गए हैं, इसका रीजन क्या है? तो इन मनी सप्लाई को डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स को यूज करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि ये दीज आर बेस्ड ऑन लिक्विडिटी के बेसिस पर ये अलग अलग मेजर्स बनाए गए, अलग अलग मेजर्स यूज किए जाते हैं। तो कुछ एसेट ऐसे हैं जैसे कि मोस्ट लिक्विड है, राइट, और कुछ ऐसे हैं जो लीस्ट लिक्विड है। तो उसके बेसिस पर अलग अलग मेजर्स जो है मनी सप्लाई के यूज किए जाते हैं। मोस्ट लिक्विड एसेट यानी कि वो एसेट जिसको आप इजिली यूज करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम करेंसी क्वाइंस की बात करें या कैश की बात करें तो वो मोस्ट लिक्विड है, क्योंकि आपको किसी चीज को में उसको कन्वर्ट कराने की जरूरत नहीं है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, मैंने इसके ऊपर पहले क्लास अपलोड की, अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास आप जाके देख सकते हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिक्विडिटी क्या है। तो लिक्विडिटी है कि हाउ इजिली यू कैन कन्वर्ट योर एसेट इन द फॉर्म ऑफ कैश। कितने इजिली आप अपने एसेट को, अपने वेल्थ को, अपने संपत्ति को कैश के फॉर्म में कन्वर्ट करा सकते हैं, या कितने इजिली आपके पास जो एसेट्स हैं उससे आप चीजों को परचेज कर सकते हैं। तो जितने इजिली आप किसी एसेट से, पैसे से, या आपके पास बॉन्ड है, शेयर, उससे आप अपने गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर सकते हैं, तो उसको कहते हैं मोस्ट लिक्विड। और किसी एसेट को अगर आपको पहले कैश के फॉर्म में कन्वर्ट कराना है, उसके बाद अगर आप उसको ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, तो वो लीस्ट लिक्विड एसेट है। तो अगर मनी की बात करें, कैश की बात करें, तो वो मोस्ट लिक्विड एसेट है, क्योंकि आपको उसको फिर कैश में कन्वर्ट नहीं कराना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कैश के फॉर्म में है ना। और वहीं पे अगर हम बॉन्ड की, शेयर की बात करें तो इसको आपको पहले जाके कैश में कन्वर्ट कराना पड़ेगा, राइट। उसके बाद ही आप जो है
उसको उससे गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज पे आप स्पेंड कर सकते हैं। तो ये होता है लिक्विडिटी। तो वो एसेट जिससे आप इजिली चीजों को परचेज कर सकते हैं वो होता है मोस्ट लिक्विड एसेट, और जिसको आपको पहले कन्वर्ट कराना है कैश के फॉर्म में, फिर आप उससे चीजों को परचेज कर सकते हैं, वो होता है लीस्ट लिक्विड एसेट। तो लिक्विडिटी की बेसिस पर डिफरेंट डिफरेंट मेजर्स, डिफरेंट डिफरेंट एग्रीगेट्स यूज किए गए हैं मनी सप्लाई को मेजर करने के लिए। तो वो मेजर है M1, M2, M3, M4। तो सबसे पहले बात करते हैं M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, जिसको कि हम नैरो मनी भी कहते हैं। नैरो मनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बहुत कॉम्प्रहेंसिव नहीं है, बहुत ब्रॉड मेजर नहीं है, और इसको इस तरीके से भी समझ लीजिए कि ये ज्यादा लिक्विड होता है। नैरो मनी ये ज्यादा लिक्विड होता है, इससे आप इजिली चीजों को परचेज कर सकते हैं। तो इसके कंपोनेंट क्या है? नैरो मनी या M1 का कंपोनेंट है CC प्लस DD प्लस OD। तो आप समझते हैं कि CC क्या है, DD क्या है और OD क्या है। तो वेयर CC क्या है? करेंसी एंड क्वाइंट्स विद द पब्लिक। CC है करेंसी एंड करेंसी नोट्स और क्वाइंट्स जो पब्लिक के साथ हैं, वो है CC। देन DD में आता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। लोगों के जो डिमांड डिपॉजिट है बैंक्स के साथ, कमर्शियल बैंक के साथ और कोऑपरेटिव बैंक के साथ, वो है डिमांड डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट में क्या कौन कौन सा डिपॉजिट आता है? करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। डिमांड डिपॉजिट में क्या आता है? करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो करेंट अकाउंट नॉर्मली किसके किसके होते हैं? कौन होल्डर होते हैं करेंट अकाउंट के? जो बिजनेसमैन होते हैं नॉर्मली उनका होता है करंट अकाउंट, और जो आम जनता होती है, आम पब्लिक होती है, जैसे हम लोग हैं, तो उनका क्या है? सेविंग अकाउंट। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी पैसा है आप उसको इजिली विड्रॉ कर सकते हैं ATM के थ्रू, या फिर चेक के थ्रू। अगर आपको किसी, जैसे कि बिजनेसमैन है, उनको जो है किसी पार्टी को पैसा ट्रांसफर करना है तो चेक के थ्रू वो ऐसा कर सकते हैं। तो इन अकाउंट्स में जो पैसा है ऑन डिमांड, डिमांड डिपॉजिट क्यों है? क्योंकि ऑन डिमांड बैंक्स को आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम करेंसी एंड क्वाइंस की बात करें तो ये भी मोस्ट लिक्विड है, ठीक है। देन डिमांड डिपॉजिट की बात करें तो ये भी मोस्ट लिक्विड है, क्योंकि आप इजिली इसको पा सकते हैं, ठीक है। इसमें जो पैसा रखा हुआ आपको इजिली मिल सकता है। वहीं पे अगर हम टाइम डिपॉजिट की बात करें, फिक्स डिपॉजिट की बात करें, तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वो कुछ टाइम पीरियड के लिए होते हैं, कुछ साल के लिए होते हैं। तो आपको वो फौरन वो पैसा नहीं मिल सकता, उसकी मैच्योरिटी के बाद ही मिलेगा। उससे पहले आप ब्रेक कर सकते हैं, बट आपको वो लॉस होगा। तो यहाँ पर ये जो करंट अकाउंट में पैसा रखा हुआ या सेविंग अकाउंट में पैसा रखा हुआ है, ये मोस्ट लिक्विड है, इसलिए इसको M1 में रखा गया है। फिर आता है हमारे पास ओडी। ओडी यानी कि अदर डिपॉजिट्स। तो अदर डिपॉजिट्स में क्या आता है? अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद द पब्लिक विद RBI। पब्लिक का पैसा जो RBI के पास रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या चीजें आ जाती हैं? डिपॉजिट्स ऑफ द, इट इंक्लूड्स डिपॉजिट्स ऑफ द UTI, RDBI, IFCI एंड NABARD। तो डिपॉजिट्स ऑफ UTI यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का जो फंड है RBI के साथ, IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का जो भी पैसा, जो भी फंड है RBI के साथ, देन IFCI इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का जो भी फंड है, देन NABARD नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। तो इन सारे इंस्टीट्यूशंस का जो भी पैसा है RBI के पास, वो आएगा अदर डिपॉजिट्स में। और क्या आएगा? डिमांड DD यानी कि डिमांड डिपॉजिट ऑफ फॉरेन सेंट्रल बैंक एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स। फॉरेन सेंट्रल बैंक का और फॉरेन गवर्नमेंट्स का जो भी पैसा है RBI के साथ, वो आएगा DD के अदर डिपॉजिट के अंदर। देन है DD ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक, यानी कि डिमांड डिपॉजिट। IMF का डिमांड डिपॉजिट और वर्ल्ड बैंक का जो भी डिमांड डिपॉजिट है RBI के पास, वो इंक्लूड होगा। तो अदर डिपॉजिट में आपने देख लिया कि UTI, IDBI, IFCI, NABARD का जो भी फंड है RBI के साथ, प्लस डिमांड डिपॉजिट फॉरेन सेंट्रल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट का जो है RBI के पास। फिर है IMF का और वर्ल्ड बैंक का जो भी डिमांड डिपॉजिट है RBI के पास, वो इंक्लूड होगा। और इसमें क्या इंक्लूड नहीं होगा? अदर डिपॉजिट में क्या इंक्लूड नहीं होगा? डिपॉजिट्स हेल्ड बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड RBI एम्प्लॉयज पेंशन फंड एंड प्रोविडेंट फंड। सेंट्रल बैंक का, स्टेट गवर्नमेंट का फंड और RBI का जो एम्प्लॉयज पेंशन फंड है, प्रोविडेंट फंड है, वो इंक्लूड नहीं होगा अदर डिपॉजिट में, ठीक है। तो आई होप आपको M1 क्लियर हुआ होगा, जो कि एक नैरो मनी है और ये मोस्ट लिक्विड है, ठीक है। तो M1 में क्या क्या चीजें आती है हमने डिस्कस कर लिया। अब हम, तो M2 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? M2 में आता है M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, सेविंग डिपॉजिट्स with the post office saving bank, with the post office।
तो M2 में M1 जो तो आएगा ही आएगा। M1 जो हमने भी पहले पढ़ा है, M1 के कंपोनेंट क्या है, CC प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट, वो इंक्लूड होगा। और क्या इंक्लूड होगा, सेविंग डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द पोस्ट ऑफिस, राइट। तो पोस्ट ऑफिस में जो भी पब्लिक का सेविंग है, जितना भी सेविंग डिपॉजिट है, वो सारा इंक्लूड होगा M2 में, राइट। तो अब हम बात करते हैं M3 की। तो M3 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं। M3 को ब्रॉड मनी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव मेजर। ये बहुत ही ब्रॉड मेजर है, कॉम्प्रिहेंसिव मेजर है मनी सप्लाई का। क्यों? क्योंकि इसमें M1 तो आता ही आता है, प्लस टोटल टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक के पास जितना टाइम डिपॉजिट, यानी कि लोगों की जो फिक्स डिपॉजिट है ना, टर्म डिपॉजिट है, वो सारा इंक्लूड होता है, प्लस M1 भी इंक्लूड होता है। इसलिए इसको कहते हैं ब्रॉड मनी। और ये लीस्ट लिक्विड है, मतलब कि M1 जो हमने पढ़ा था वो मोस्ट लिक्विड मनी सप्लाई था मेजर का, और M3 जो है वो इतना ज्यादा लिक्विड नहीं है, लीस्ट लिक्विड है, क्योंकि ये टाइम डिपॉजिट है। टाइम डिपॉजिट यानी कि किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए मनी फिक्स किया गया है, इसको आप फौरन आप कैश के फॉर्म में इसको कन्वर्ट नहीं करा सकते, इसलिए वो उतना ज्यादा लिक्विड नहीं है, राइट। अब बात करते हैं M4 की। M4 मनी सप्लाई, मेजर ऑफ मनी सप्लाई में क्या आता है, इट इंक्लूड्स M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। M4 में M3 आता है, यानी कि M1 भी आता है, प्लस टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक, प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी चीजें आती हैं M4 में। तो अच्छा, कहीं कहीं बुक्स में नैरो मनी में लिखा हुआ है, नैरो मनी में है M1 एंड M2 दोनों दे रखा है, और ब्रॉड मनी में दिया हुआ है M3 एंड M4, राइट। और कहीं कहीं पर नैरो मनी में सिर्फ M1 दे रखा है और ब्रॉड मनी में सिर्फ M3 दे रखा है। ऐसा क्यों है, अभी इसके बारे में बात करते हैं। तो टिल 1967-68 आरबीआई जो है सिर्फ M1 को ही यूज करता था एज अ मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1 को ही यूज करता था। उसके बाद M3 को यूज किया जाने लगा, और 1997 में आरबीआई ने ये 4 मेजर्स जो है मनी सप्लाई के, इसको इंट्रोड्यूस किया, दैट इज M1, M2, M3, M4। इन चारों ही मेजर को मनी सप्लाई जो है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई जो है, इनको आरबीआई ने यूज करना स्टार्ट कर दिया। बट अभी की अगर हम बात करें, अभी की बात करें, तो M2 और M4 मेजर जो है मनी सप्लाई के, दे हैव बिकम इररेलेवेंट। ये इररेलेवेंट हो गए हैं, राइट। तो M2, M4 अब यूज में नहीं है, तो आरबीआई क्या यूज करता है, M1 एज अ नैरो मनी, राइट, M1 एज अ नैरो मनी एंड M3 एज अ ब्रॉड मनी, राइट, M3 एज अ ब्रॉड मनी। तो M2, M4 अब यूज नहीं किया जा रहा है, जो यूज किया जा रहा है वो M1 और M3 है, ठीक है। तो जब हम M4 की बात कर रहे थे, उसमें था M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक चीज नहीं इंक्लूड होती है, वो है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। इट एक्सक्लूड नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये बात हो गई 4 मेजर्स की मनी सप्लाई की, M1, M2, M3, M4। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आपको याद क्या रखना है कि अभी जो है M2 या M4 यूज नहीं हो रहा है, जो इकोनॉमी में यूज हो रहा है वो है M1 एंड M3, दैट इज नैरो मनी एंड ब्रॉड मनी। नैरो मनी इज M1, ब्रॉड मनी इज M3। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।